नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट दोस्तों एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और लगभग 7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। इसको आप टेलीग्राम में सर्च मारिए, हर्षित द्विवेदी वीडियोस। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती है, बाकी अपडेट्स मिलती रहती है। साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com के भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर मेरी ऐप है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन आपने डाउनलोड कर रखी, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। मेंटरशिप कोर्स चालू है दोस्तों, उसमें रिसेंटली 2-3 टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये? तो एक है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये यूपीएससी के रिस्पेक्ट में। एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सब में आपको काम आएगी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, वैसे तो ई कॉमर्स को मैं एक थीम बोलूंगा, उस थीम के अंदर में ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट कितना है इंडिया के अंदर, इसके रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हो मेंटरशिप कोर्स में। उसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज, हुआ ये कि रिसेंटली जॉन गुड इनफ जो कि नोबेल प्राइज विनिंग को क्रिएटर थे लिथियम आयन बैटरी के, इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे इस बारे में बातचीत की गई कि लिथियम आयन बैटरी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो लिथियम आयन बैटरी के एवोल्यूशन के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पे बहुत डिटेल में कवरेज दी गई है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। साथ साथ इनकी पीडीएफ भी टॉपिक्स की आपको मेंटरशिप कोर्स में मिल जाएगी। तो चलिए यहां पे शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर की। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस में शुरुआत करेंगे। जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड इन्फ्लेशन। वैसे आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। आप देखो तो डार्क पैटर्न्स को लेके टॉपिक है, ई कॉमर्स सेक्टर में किस प्रकार से फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को कंपनीज अडॉप्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ठीक है ना। फिर फूड के रिस्पेक्ट में ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेके एक आर्टिकल, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 2 और आर्टिकल हैं जो कि यहां पे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा साइंस एंड टेक के। एक तो माइग्रेन ट्रीटमेंट को लेके है और उसके साथ साथ एक आर्टिकल है सेमाग्लूटाइड मिरेकल, डायबिटीज ड्रग फॉर वेट लॉस। तो 2 साइंस एंड टेक के आर्टिकल हैं जो कि मेंटरशिप कोर्स में कवर होंगे। तो कल वाले भी और आज वाले भी, ये जो साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हैं वो ओवरऑल संडे तक या अगले 3 से 4 दिनों में एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे मेंटरशिप कोर्स में अपडेट हो जाएंगे। तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इमीडिएट नहीं हो रहे, धीरे धीरे करके हो रहे हैं, चूंकि ऑब्वियसली बात है इन टॉपिक्स को रिकॉर्ड करने में आधा घंटा 1 घंटा एक टॉपिक को जाता ही है। चलिए भाई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ये तो एक हो गया। दूसरा सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स इकोनॉमी के ब्रॉडर सर्विसेज सेक्टर का, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल का। इन दोनों की रिपोर्ट जून की निकल के आई और इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि व्हेन वी कंपेयर दीज इंडेक्सेस विद अप्रैल एंड मई फिगर्स, तो कहीं ना कहीं जून में एक डिक्रीज देखने को मिला है। समझ गए? 400 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का अगर आप पीएमआई निकाल के देखो, कहां का, जून का, तो पता चलता है कि मई में जो रीडिंग थी वो थी 58.7, जून में रीडिंग हो गई 57.8। तो 50 से तो ज्यादा है 57.8, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन मई के 58.7 से कम है, मतलब मई में जितनी तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी उससे कम तेजी से जून में बढ़ रही है। ये तो बात की हमने मैन्युफैक्चरिंग की। अगर सर्विसेज सेक्टर की बात की जाए तो आउटपुट डिसेलरेशन देखने को मिला है पिछले 3 महीनों में। सबसे कम हो गया ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में, ठीक है। सॉफ्टवेयर रीडिंग्स देखने को मिली है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडाइसेस की फॉर जून, ओके। अगर आप देखो तो मई और अप्रैल में सर्विसेज सेक्टर में और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीक्स देखने को मिली थी। उन पीक्स के बाद एकदम से यहां पे एक डेक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो मई में 31 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं पे अगर आप सर्विस सेक्टर के इंडेक्स को देखोगे तो वो अप्रैल के महीनों में पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा था। तो अप्रैल में सर्विस सेक्टर का सबसे तगड़ा इंडेक्स देखने को मिला। कौन से इंडेक्स की बात हो रही? सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। और वहीं पे आपका अप्रैल में मई में पीएमआई ज्यादा देखने को मिला है और अप्रैल में ये जो आपका सर्विस सेक्टर का फिगर है ये सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो ओवरऑल अप्रैल मई में चूंकि ये पीएमआई और सर्विस सेक्टर के फिगर्स ज्यादा थे, इसीलिए जून में थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जून में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल नीचे जा रही है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जून में भी ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है, बट अप्रैल और मई की ग्रोथ इतनी ज्यादा थी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में कि हमें जून की ग्रोथ थोड़ी कम नजर आ रही। तो बेसिकली कंपेरेटिव होती हैं ये चीजें। अब देखिए, ये इस प्रकार की बहुत सी सर्वेज दुनिया में होती हैं, इस प्रकार के बहुत से स्टैटिस्टिकल आर्टिकल्स द हिंदू में छपते रहते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस इंफॉर्मेशन को सुन लिया करिए, इसमें कोई नोट वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप नोट बनाने जाओगे तो फिर आप सबके नोट ही बनाते रह जाओगे। तो अब अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। अगला आर्टिकल है ओपन मार्केट सेल स्कीम का। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर हुई रिसेंटली और ये फेल हो गई है टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डिसकंटिन्यूअंस ऑफ राइस एंड व्हीट सेल्स टू स्टेट अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओके, तो भैया ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर रिसेंटली ही केंद्र की सरकार ने ये अनाउंस किया कि पहले जो 3000 टन एक बार में बेच दिया जाता था, अब वो केवल 10 से 100 टन बेचा जाएगा। स्टेट्स को नहीं बेचा जाएगा, ओवरऑल उन प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचा जाएगा जो ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे लोगों को ये अनाज बांटते हैं, बेचते हैं। तो इसके थ्रू ओवरऑल कर्नाटका में जो पॉलिटिकल बैटल हारा है केंद्र की सरकार, तो कहीं ना कहीं कर्नाटका की जो अन्ना भाग्य स्कीम थी जो कि कांग्रेस ने अनाउंस की थी, जिसकी बेसिस पे इलेक्शन जीते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना कर्नाटका के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो कर्नाटका वर्सेस बीजेपी एक बहस सी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इस बहस को रिजॉल्व करने के लिए कोई एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना जरूरी था। तो ऐसा लगा था कि कोई ना कोई बीच की मांडवली हो जाएगी, लेकिन कोई भी बीच की मांडवली नहीं हुई है। कर्नाटका के अलावा और भी स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान, ये भी ओवरऑल डिमांड कर रहे हैं केंद्र की सरकार को कि भैया ओपन मार्केट सेल स्कीम में आप राज्यों को कम से कम थोड़ा बहुत तो अनाज दो। लेकिन अनाज देने से साफ साफ मना कर दिया केंद्र की सरकार ने। यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बोला है कि देश को ओवरऑल जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड हैं उनका तो ध्यान रखना ही है। जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, नॉन एफएसए कैटेगरी ऑफ जो बेनिफिशियरीज हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल उनके लिए फूड प्रोडक्ट्स के दाम एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसलिए यहां पे जरूरी हो जाता है कि उनके पास भी अफोर्डेबल रेट पे इंटाइटलमेंट्स पहुंचे। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई है दोस्तों कि एनएफएसए एक्ट के अंदर जितना इंटाइटल केंद्र की सरकार अनाज भेज रही है, उससे ऊपर अगर राज्य की सरकार पहले स्कीम चला रही थी तो वो स्कीम चलाना अब राज्य की सरकारों के लिए काफी मुश्किल हो चुका है। क्योंकि अब राज्य की सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम, केंद्र की सरकार से तो अनाज मिल नहीं रहा है, तो राज्य की सरकारों को अनाज खरीदना पड़ेगा ओपन मार्केट से। तो अगर राइस पहले 36 रुपए प्रति केजी में ओएमएसएस से मिलता तो आराम से 40 से 45 से 50 रुपए पर केजी में ओपन मार्केट से मिलेगा। ओवरऑल ये स्कीम इंप्लीमेंट करना राज्य की सरकारों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि यहां पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपस में लड़े ना, यहां पे कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे हमको चलना है। तो बेटर ये रहेगा कि एक मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाए, कुछ ना कुछ ऐसी मांडवली की जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसके चलते ये ओएमएसएस की जो कंट्रोवर्सी है ये एमिकेबली सॉल्व हो जाए, राज्य अपने कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स में अपनी स्कीम्स चला सकें। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती अपनी किसी अनाउंस स्कीम के लिए। तो कल की डेट में जैसे कि कर्नाटका ने अनाउंस किया अन्ना भाग्य 2.0 प्रोग्राम, ठीक ना, तो 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो फ्री राइस का एंटाइटलमेंट यहां पे कर दिया। अब इस प्रकार की स्कीम्स को जब राज्य की सरकार अनाउंस करें एज अ पोल प्रॉमिस, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि केंद्र की सरकार की तरफ से हो सकता है मदद ना मिले, तो वो ओवरऑल अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने फाइनेंशियल ताकत और जो भी उनके प्रोक्योरमेंट चैनल्स हैं उनको देख के, उनको पेरूज करके ही यहाँ पे डिसीजन लें, यहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करें। तो चूंकि यहाँ पे कर्नाटका के लिए बहुत मुश्किल हो गया ओवरऑल इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, तो कर्नाटका क्या कर रही है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा कर्नाटका की सरकार ने सोचा था कि भाई उनका खर्चा होगा अन्ना भाग्य 2.0 में, उतना ही एक्स्ट्रा पैसा एज अ कंपनसेशन कैश के फॉर्म में बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि वो मार्केट से जाके ओवरऑल ये फूड ग्रेन्स खरीद सके। तो डेफिनेटली कर्नाटका की सरकार के लिए यहां पे फेस सेविंग वाली बात हो रखी है, तो जैसे तैसे करके फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये ओएमएसएस का इंस्टेंस एक पॉजिटिव इंस्टेंस नहीं है। कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना जरूरी, चूंकि देखिए जबरदस्ती केंद्र और स्टेट का कन्फ्रंटेशन ठीक नहीं है, हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे चलना है। थोड़ा सा ब्रेक लेके दोस्तों आप चाहो तो एक बार यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का मेंटरशिप कोर्स आप एक बार के लिए चेकआउट कर सकते हो। कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के कंटेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया लेटेस्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए अपलोड की है वो सबसे नीचे मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जीएस पेपर वाइज फोल्डर बने हुए हैं। कल तक अगले 2 दिनों में मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक का भी एक फोल्डर बना दूंगा, या फिर साइंस एंड टेक का फोल्डर, मतलब देखिए जो हिंदू का साइंस एंड टेक का सेक्शन आता है उसका एक अलग फोल्डर बनेगा। वैसे तो साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड सारी न्यूज़ अगर आपको देखनी तो जीएस पेपर 2 के अंदर मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो लिथियम आयन बैटरी, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है, तो कल की डेट में जीएस पेपर 3 में अपडेट हुई है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक फोल्डर्स बने हुए हैं ना,
इन फोल्डर्स में मैं एक स्पेसिफिक जीएस पेपर 3 के साथ साथ जो साइंस एंड टेक का फोल्डर है ना वो बनाऊंगा, जो कि द हिंदू में अपलोड होना है। तो भैया संडे और डेली के बेसिस पे द हिंदू के अंदर जो भी साइंस का पोर्शन आता है वो यहाँ पे साइंस एंड टेक द हिंदू स्पेशल होगा। बहुत सारे मैं अपने एडिटोरियल में भी कवर करूंगा और बहुत सारों को मैं यहाँ पे भी कवर करूंगा चेकआउट करने के लिए। साथ साथ बुद्धा से रिलेटेड एक आर्टिकल जो कि मेंटरशिप कोर्स के लिए, उसको आज मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा आज या कल में, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो काफी सारा कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये सब कुछ मेंटरशिप कोर्स में क्यों आ रहा है, सर ये फ्री होना चाहिए, सब हमें फ्री दो। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसान अपने आप को बेच के चीज़ें फ्री नहीं कर सकता है। ओवरऑल चीज़ों को मेंटेन करने में, उनको रन करने में हार्डवेयर कॉस्ट लगते हैं, सॉफ्टवेयर कॉस्ट लगते हैं, 4-5 लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता है। रिसेंटली ही मेरे जो मतलब ऐप में एक इनबॉक्स था, उसमें एक लड़की का मैसेज आया, स्टूडेंट है वो, लंबे समय से मेरे को फॉलो करे, तो शी वॉज वेरी थैंकफुल कि सर आप हमको ये कोर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरी थैंकफुल फॉर दैट। फिर वो बोलती है कि सर मेरे से लाइक कोई सेवा हो तो बताइएगा, ठीक है ना। मैं ओवरऑल इस कंटेंट मैनेजमेंट टीम में थोड़ा बहुत काम कर चुकी हूँ, एक कोचिंग की कंटेंट मैनेजमेंट टीम में काम किया था उसने, ठीक है ना। अब उसका एक क्वेश्चन था मेरे से कि सर आपने मेंटरशिप कोर्स थोड़ा महंगा कर रखा है, सर बहुत ज़्यादा महंगा है, आप फ्री में दीजिए सर, आपने तो फ्री का प्रॉमिस किया था। तो मैंने उसको बताया कि भैया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, इस सब में खर्चा होता है। बाद में उसने मुझसे ये बोला था कि चूंकि सर वो कंटेंट मैनेजमेंट में काम कर चुकी तो मुझे थोड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने बोला कि यार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ कंटेंट है, इसको अगर हो सके तो बना दो। तो जैसे मैंने उसको बोला तो पता है क्या बोलती है कि सर इसके मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो ये तो हाइपोक्रेसी है ना। अब आप हम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं हर चीज़ आपको फ्री में देता रहूं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपसे कुछ काम करने को बोला गया तो इमीडिएटली आपने उसके पैसे मांग लिए। तो देखिए आप खुद सोचो कि कल की डेट में आपको जाके काम करोगे तो क्या कहीं पे फ्री में करोगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं करोगे। मैंने तो फ्री में बहुत कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। अब ऑब्वियस सी बात है इस प्रकार के मेंटरशिप कंटेंट को बनाने में बहुत पैसे खत्म होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मैन पावर चार्जेस हैं, हार्डवेयर चार्जेस हैं, सॉफ्टवेयर चार्जेस हैं, मार्केटिंग चार्जेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने मैं जेब से दे नहीं सकता, अपने जेब से देने लगा तो सड़क पे आ जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे मेंटरशिप कोर्स को प्रमोट करना पड़ता है। आई होप आप समझ पाओगे इस बात को। अब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट द कॉइन टचिंग। क्या हो रहा जा रहा पे? फिरोज विरोध गांधी ने यहाँ पे इस आर्टिकल को लिखा, लेकिन अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए हैं इस आर्टिकल में। भैया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात हो रही है। रूपी को इंटरनेशनलाइज करना, मैंने कल की डेट में इसको लेके एक शॉर्ट भी बनाया था। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर्स आज की डेट में रिजर्व करेंसी है। मतलब ओवरऑल यूएस डॉलर्स केवल यूएस के डोमेस्टिक मार्केट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दुनिया भर के ट्रेड अकाउंट्स में भी यूएस डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज यूएस डॉलर्स को एक आप कह लो पोटेंट करेंसी समझते हैं और अपने यूज के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी, और इसको एक पॉजिटिव एक्सरसाइज बताया जा रहा है। 1950s में अगर आप देखो तो इंडियन रूपी लीगल टेंडर होता था यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर के ट्रांजैक्शंस में। तो जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में रूपी लीगल टेंडर था, ठीक है ना। और रूपी का इस्तेमाल करके पाउंड स्टर्लिंग खरीदती थी ये कंट्रीज। लेकिन 1959 में गोल्ड की स्मगलिंग शुरू हो गई इंडिया ने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई जिसके थ्रू गल्फ रूपी लागू किया गया। मतलब इंडिया में जो रूपी करेंसी चलती थी वही करेंसी चलती थी गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज के लिए एक अलग रूपी करेंसी यहां पे लॉन्च कर दी आरबीआई ने। तो इसके चलते ओवरऑल जो रूपी इस्तेमाल किया जाता था गल्फ कंट्री में, उसको एक्सचेंज करके गल्फ रूपी इस्तेमाल करने की बात की गई। तो ओवरऑल जो लोग इंडियन रूपीज को गल्फ कंट्रीज में इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए इनकन्वीनियंस हो गई यहां पे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1966 में इंडिया ने अपने करेंसी को डीवैल्यू किया। उसके बाद अगर आप देखो तो एक ऑयल रेवेन्यू लिंक्ड बूम आया गल्फ में। तो अब इन गल्फ कंट्रीज को लगने लगा कि भाई इनकी खुद की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके इंडियन रूपी गल्फ कंट्रीज से गायब हो गया और इन पर्टिकुलर गल्फ कंट्रीज ने अपनी खुद की एक करेंसी बना ली। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल इंडिया में जो करेंसी से रिलेटेड पॉलिसीज ली जाएंगी वो पॉलिसीज दुनिया भर की कंट्रीज को सूटेबल लगनी चाहिए, तभी वो इंडियन रूपी का इंक्रीज्ड अडॉप्शन को प्रमोट करेंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में 2000 के नोट को यहां पे विड्रॉ कर लिया गया। तो इस प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं रूपी में कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 का, तब केवल इंडिया के लोग नहीं हिल गए थे, कुछ आसपास की कंट्रीज हिल गई थी, जैसे भूटान, नेपाल। इन दोनों कंट्रीज में इंडियन रूपी का बड़े स्केल पे इस्तेमाल होता था, ये दोनों कंट्रीज भी हिल गई थी। बाद में एक न्यूज निकल के आई थी कि नेपाल ने बोल दिया कि भैया हम इंडियन रूपी में पेमेंट नहीं लेंगे।
आज की डेट में अगर आप नेपाल में घूमने जाओगे तो बहुत सारे शॉपकीपर वगैरह आपको बोल देंगे कि साहब इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लेंगे, नेपाली रुपी दो। 2016 से पहले बड़े आराम से नेपाल के अंदर इंडियन रुपी लिया करते थे। तो बेसिकली इंडियन रुपी में कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा दुनिया भर का, और दुनिया भर का कॉन्फिडेंस लाने से पहले हमारे देश के जो आसपास के देश हैं, बांग्लादेश जैसे, भूटान जैसे, नेपाल जैसे, इनका कॉन्फिडेंस आना चाहिए इंडियन रुपी के अंदर, तब पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस आप इंडियन रुपी में लेके आ पाओगे। समझ गए ना भाई? तो सबसे पहले इंडिया के नेबर्स के जो कंसर्न्स हैं उनको आप एड्रेस करो। अब रुपी की अगर बात की जाए तो इट इज फार फ्रॉम बीइंग इंटरनेशनलाइज। अगर डेली एवरेज शेयर देखा जाए रुपए का डेली मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो वो 1.6% है। इंडिया का ग्लोबल गुड्स ट्रेड में शेयर देखो तो वो 2% है, और ओवरऑल फॉरेन ट्रांजैक्शंस में शेयर देखो इंडियन रुपीस का तो 1.6% है। तो जितना हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं उतना भी इंडियन रुपीस का आप कह लो कंट्रीब्यूशन नहीं है फॉरेन ट्रेड में। मतलब इंडिया का बहुत सारा फॉरेन ट्रेड रुपी के अलावा दूसरी करेंसीज में भी होता है, यूएस डॉलर में होता है, यूरो में होता है, सबको पता है। ठीक है भाई। अब भारत सरकार कर क्या रही है ओवरऑल इंडियन रुपी को प्रमोट करने के लिए? तो भैया रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। तो रशिया, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस की सरकार ने इंडिया के बैंकों में वॉस्त्रो अकाउंट्स खोल रखे हैं। अगर ओवरऑल कल की डेट में हम लोग कुछ भी इन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी उन्हीं कंट्रीज के वॉस्त्रो अकाउंट में इंडियन बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, और उस वॉस्त्रो अकाउंट की रुपी को ये लोग किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीच में यही मुद्दा उठा था कि रशिया ने बोला भैया हमारे पास तो $40 बिलियन बराबर इंडियन रुपीज है, कहां खर्च करें समझ में ही नहीं आ रहा, इंडिया से इतना हम सामान मंगाते नहीं है, दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के रुपए ले नहीं रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो भैया एक करेंसी को रिजर्व करेंसी कंसीडर करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसीज, वो दुनिया भर में इंडियन रुपी को अनडिजायरेबल ना बना दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ रुपी की कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि रुपी प्रॉपर तरीके से कन्वर्टेबल नहीं है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया ट्रेड वगैरह के लिए अगर आपको रुपी को कन्वर्ट करना है तो ये सब चीजें अलाउड है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड नहीं है। ठीक है ना? ये बोला जा रहा है कि भाई अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया के अंदर अलाउ की जाए तब इंडियन रुपी की जो आप कह लो एक्सेप्टेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। मतलब लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट्स को फॉरेन एसेट्स में कन्वर्ट करना। मैं आपको समझाता हूं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया के अंदर सरकार ने क्यों नहीं अलाउ की है। बहुत बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूं। मान लो कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है और वो इंडिया के अंदर आके जमीन खरीदता है। किस दाम पे जमीन खरीदता है? 50 लाख रुपए के दाम पे। ठीक है। 5 साल तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करता है। अब इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के दाम एकदम से बढ़ रहे हैं, तो वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 5 साल बाद हो सकता है 2.5 करोड़ रुपए की हो जाए। तो वो क्या करेगा कि इंडिया के अंदर इस 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचेगा, उससे जो पैसा मिलेगा उसको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करेगा, वापस निकल जाएगा। मतलब आज अगर 2023 में कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर 50 लाख रुपए के इक्विवेलेंट यूएस डॉलर लेके आता है, उसको कन्वर्ट करता है 50 लाख डॉलर्स को 50 लाख रुपयों को, मतलब यूएस डॉलर इक्विवेलेंट लाया 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए में कन्वर्ट किया, ओवरऑल जमीन खरीदी, फिर जमीन बेची 2028 में कितने 2.5 करोड़ में, 2.5 करोड़ के इक्विवेलेंट डॉलर लिए, देश के मार्केट से बाहर निकल गया। तो एक फॉरेनर ने ओवरऑल इंडिया के कैपिटल रिटेल मार्केट का इस्तेमाल करके पैसा कमा लिया। इसीलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंप्लीट अलाउ नहीं की है सरकार ने। हमारे जो कैपिटल एसेट्स हैं उसके, हालांकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी एफडीआई लेके आती है इंडिया के अंदर तो वो एक प्रकार की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। भारत सरकार उसको अलाउ कर रही है क्योंकि उसके बेसिस पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है। लेकिन हर केस में कोई भी आके किसी भी कंडीशन के हिसाब से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करके इंडिया के मार्केट से पैसा कमा जाए, उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार डिस्करेज करती है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ट्रेड के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सब तो देखो अलाउड ही है। तो अब यहां पे ऑथर बोल रहा है कि चाइना के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो चाइना ने रेनमिनबी को कैसे इंटरनेशनलाइज किया, तो भैया 2004 से पहले रेनमिनबी को चाइना के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। 2007 तक चाइना गवर्नमेंट के डिमसुम बॉन्ड्स और ऑफशोर रेनमिनबी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मार्केट्स को खोला गया, हांगकांग में खोला गया, दुनिया भर में खोला गया। 2009 तक डिमसुम बॉन्ड्स हांगकांग और दुनिया भर की कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहे थे। तो चाइना ने फेज्ड अप्रोच को फॉलो किया। सबसे पहले रेनमिनबी के बेसिस पे ट्रेड फाइनेंस हो सकता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में रेनमिनबी से पेमेंट को फैसिलिटेट करवाया गया। फिर लॉन्ग टर्म में रेनमिनबी को एक रिजर्व करेंसी बनाने की बात की गई। तो पहले चाइना के बाहर रेनमिनबी का प्रयोग अलाउ किया गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, जैसे कॉमर्शियल ट्रेड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट,
उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे फॉरेन रेमिटेंस के रिस्पेक्ट में ओवरऑल रेनमिनबी को अलाउ किया गया। उसके बाद 2009 में चाइना ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन किए बहुत सी कंट्रीज के साथ। तो मतलब चाइनीज की करेंसी को आप ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ये सब इंडिया भी कर रहा है। चाइना ने जो चीज फेज्ड अप्रोच में की थी, आज की डेट में इंडिया भी वही कर रहा है। हमने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स श्रीलंका और बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी साइन कर रखे हैं। फिर शांघाई फ्री ट्रेड जोन लॉन्च किया गया सितंबर 2013 में, और ओवरऑल उसमें फ्री ट्रेडिंग अलाई की गई नॉन रेजिडेंट ऑनशोर और ऑफशोर अकाउंट्स के बीच में। उसके लिए भी रेनमिनबी को अलाउ किया गया। तो धीरे धीरे करके रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज किया गया, उसके रिजर्व करेंसी स्टेटस को इनेबल किया गया। आज की डेट में अगर आप देखो तो रेनमिनबी शेयर ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स पहुंच चुका है 2.88%। मतलब आज की डेट में फॉरेक्स रिजर्व्स के कंट्रीज में रेनमिनबी रखा हो। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखो ना तो यूएस डॉलर्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में काउंट होता है। बहुत ही कम कंट्रीज होंगी दुनिया में जहां पे इंडियन रुपी एज अ फॉरेक्स रिजर्व इस्तेमाल होता होगा, लेकिन चाइनीज रेनमिनबी 2.88% फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट बनता है दुनिया भर में। तो भैया इस प्रकार के रिफॉर्म्स को इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमने अलाउ की है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी हमको अलाउ करनी पड़ेगी। हम पूरी तरीके से कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को अलाउ कर सकते हैं 2060 तक। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर बड़े आराम से मूव करेंगी, रुपी की लिक्विडिटी बढ़ेगी, रुपी का इस्तेमाल दुनिया भर की कंट्रीज के लिए अट्रैक्टिव होगा। लिक्विड रुपी बॉन्ड मार्केट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इंडिया के बॉन्ड मार्केट में लेके आएगा, ठीक है ना। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। ओवरऑल कैपिटल एसेट्स में जो आरबीआई की परमिशन लगती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए, उसकी लिमिट्स को हमें ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ताकि बड़े स्केल पे लोग इंडिया के अंदर आए, हमारे मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। बहुत कुछ केसेस में यहाँ पे और प्रिसाइज स्टैटिस्टिक्स देने चाहिए थे जो कि नहीं दिए गए, बट आई होप जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया आपको ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया उसका लग गया हो। फिर भाई अगला आर्टिकल, चंद्रयान 3 लॉन्च ऑन 14 जुलाई, लूनर लैंडिंग ऑन 23 और 24 जुलाई। देखिए कई महीनों से हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का लॉन्च जुलाई में था। अब किस दिन स्पेसिफिकली था ये हमको पता नहीं था। जो इसकी पर्टिकुलर लॉन्च विंडो थी वो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि इट वॉज फ्रॉम 12 जुलाई एंड 19 जुलाई। तो 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में इसको लॉन्च करना था। अब ये पता चला कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई दोपहर 2:35 पे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हुआ है G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का। वहां पे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब प्रेस पर्संस को एड्रेस कर रहे थे। 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। जब ये पर्टिकुलर लैंडर और रोवर मून की सरफेस पे पहुंचेगा तो वो डे लाइट में पहुंचना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 23 अगस्त या 24 अगस्त को मून की सरफेस पे इस पर्टिकुलर लैंडर की लैंडिंग होगी। अगर एज प्लान्ड यहां पे लैंडिंग एग्जीक्यूट करवाता है इसरो। अगर अगस्त में लैंडिंग नहीं हो पाई तो फिर वो सितंबर में लैंडिंग अटेम्प्ट यहां पे किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि ये जो लैंडर और रोवर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में लैंड करे, ठीक है ना। क्योंकि जब वहां पे रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर है मून की सरफेस पे वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। तो उस केस में बैटरी काम करेगी नहीं करेगी पता नहीं। हालांकि इनके लैंडर और रोवर पे सोलर सेल्स लगा दिए जाए जो दिन के समय पे पावर को जनरेट कर लेंगे और फिर उस पावर से रात में बैटरीज को रिचार्ज करेंगे ताकि रात में बैटरी चल पाए। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैटरी चलेंगी नहीं चलेंगी इस पे एक डाउट है, बट हाँ कोशिश पूरी की है इसरो ने ओवरऑल इस मिशन को सक्सेस बनाने की। फिर सुप्रीम कोर्ट आस्क यूजीसी टू डिटेल एक्शंस अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है रिसेंटली ओवरऑल हमारी देश की यूनिवर्सिटीज में रोहित वेमुला और पायल तादवी ये 2 केसेस आए हैं जहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के चलते इन बच्चों ने अपनी जान दे दी। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची है रोहित वेमुला और पायल तादवी के पेरेंट्स की तरफ से, इनकी मां की तरफ से। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा गया है तो मां के लिए कितनी दुख की बात है ये इमेजिन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रिसाइज डायरेक्शंस दिए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कि आप डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करिए कि आपने अपने कैंपसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए क्या क्या किया है। इसके लिए एक पिटीशन फाइल की है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला और पायल तादवी जी की मां ने। और बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस एएस बोपाना ने इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी को पॉइंट आउट करके सीधे सीधे यूजीसी से क्वेश्चन किया कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो इस सेंसिटिव मैटर में।
ठीक है। तो यहां पे जस्टिस MM सुंदरेश साहब ने यूजीसी को सजेशन दिया है कि आप अडॉप्ट करिए कंसल्टेटिव अप्रोच को, कंसल्ट करिए पेटिशनर्स के साथ कोर्स ऑफ एक्शन को चेकआउट करने से पहले। जस्टिस सुंदरेश साहब ने यह भी बोला है कि यूजीसी का क्या प्लान है फॉर ब्रिंगिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम। ओवरऑल ये कम्युनिटी के बच्चे ओवरऑल डिसएडवांटेज ना फील करें, वनरेबल ना फील करें, मेन स्ट्रीम में अपने आप को इन्वॉल्व फील करें। इसके लिए ग्राउंड लेवल पे क्या किया जा रहा है? पेटिशनर्स ने यहां पे कोर्ट को यह भी अर्ज किया है कि आप स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करिए और कंप्लायंस करिए विद यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2012। ये भी सबमिट किया गया कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनको एस्टैब्लिश करनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अपलोड करना चाहिए अपने वेबसाइट पे ऑल मेजर्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या क्या किया गया है, क्या क्या मेजर्स लिए गए, इसको भी प्रॉपर तरीके से अपलोड करना जरूरी है। फिर पिटिशनर्स ने कोर्ट को बोला है टू डायरेक्ट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल टू कैटर टू डाइवर्सिटी and affirmative action policy is a separate criterion and thus incentivize university to develop a congenial atmosphere that promotes diversity। तो ये सारी बातें यहां पे बोली जा रही हैं। ओके, कुल मिला के एक तरीके की डांट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आप यहां पे क्या कर रहे हो। ओके, फिर जो पिटीशन है वो यहाँ पे ये भी बोलती है कि एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई है बाय अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुखदेव थोराट, जिसका ये बोलना है कि रैम्पेंट प्रेवलेंस है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कैंपसेस का। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे ध्यान देना जरूरी है और प्रॉपर स्टेप्स लेने जरूरी है यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हमारे कैंपसेस में खत्म करने का। अगर आप देखो तो रोहित वेमुला PhD स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और डॉक्टर पायल तादवी सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर थी तोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई में। इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया जब इनके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इसमें क्या एक्शन हुआ है, ओवरऑल इस प्रकार के इंस्टेंसेस को कम करने के लिए क्या कर रहे हो, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट, मेटा प्लेटफॉर्म ने, जो फेसबुक का ओनर प्लेटफॉर्म है, उसने ट्विटर की तरह एक थ्रेड करके सोशल मीडिया आप कह लो हैंडल इनिशिएट किया है। तो जैसा ट्विटर है ना, ट्विटर में जो आप कह लो टेक्स्ट की लिमिट होती है एक मैसेज की, वो होती है 280 कैरेक्टर्स। तो 500 कैरेक्टर्स तक की टेक्स्ट की लिमिट यहां पे शुरू की गई है थ्रेड्स नाम के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, फोटो और वीडियो शेयरिंग आप कह सकते हो। तो इंस्टाग्राम का आप पैरेलल वर्जन ले लो टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स, जिसको यहां पे मेटा ने लॉन्च किया है। किसको राइवल करने के लिए? ट्विटर को राइवल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ट्विटर के यूजर्स को। ट्विटर में अगर आप देखो तो रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली बाय एलॉन मस्क। तो इन चेंजेस के होने के चलते कुछ हद तक यूजर्स ट्विटर से नाराज है। तो ट्विटर के अल्टरनेट एक प्लेटफॉर्म ढूंढने की बात की जा रही है। तो यह प्लेटफॉर्म थ्रेड्स बताया जा रहा है। थ्रेड्स एक टेक्स्ट बेस्ड वर्जन है मेटा के फोटो शेयरिंग ऐप का। एक नया सेपरेट स्पेस दिया जा रहा है रियल टाइम अपडेट्स और पब्लिक कन्वर्सेशन के लिए। तो ट्विटर के ऑप्शन की तरह थ्रेड्स यहां पे उभर के आया। ऑब्वियसली बात है, थ्रेड के लिए आसान नहीं होगा ट्विटर को रिप्लेस करना, बट एक कोशिश है। लेट वेडनेसडे को लाइव हुआ एप्पल और गूगल के एंड्रॉयड ऐप स्टोर्स में। सीईओ मार्क जुकरबर्ग का यह बोलना है कि पहले 7 घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया। थ्रेड्स पे 10 मिलियन से ज्यादा लोगों में कुछ इनिशियल टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थे जिनको यहाँ पे ठीक कर लिया गया है। ओके, बहुत सारे प्लेसेस पे लोड नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि बड़े स्केल पे फेसबुक जैसी कंपनीज को लॉन्च कर रही है, मेटा जैसी कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है टेक्निकल ग्लिचेस ठीक हो जाएंगे। 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये पर्टिकुलर थ्रेड लॉन्च किया गया है। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूजर्स जैसे कि गॉर्डन रामसे, एक्टर जैक ब्लैक, एयरबीएनबी के अकाउंट्स, नेटफ्लिक्स के अकाउंट्स, वोक के अकाउंट्स, मीडिया आउटलेट्स के अकाउंट्स यहाँ पे खुल गए हैं। तो ट्विटर लाइक माइक्रो ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा थ्रेड प्लेटफॉर्म पे, जो कि मेटा का एक प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की ट्यूमिल्टस लीडरशिप के अंदर ट्विटर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे लोगों को, जो कि थ्रेड ट्विटर लाइक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो थ्रेड्स में लोगों को लाइक करने का ऑप्शन होगा, रीपोस्ट करने का ऑप्शन होगा, रिप्लाई करने का ऑप्शन होगा। एक थ्रेड के ऊपर लाइक्स और रिप्लाईज को देखने का ऑप्शन होगा। 500 कैरेक्टर्स तक आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, जिसमें लिंक्स, फोटोज, वीडियोस, ये सब कुछ आएगा। आप अपने यूजर्स नेम को लिस्ट कर सकते हो, समझ गए। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। अप टू 5 मिनट्स की वीडियो भी यहाँ पे अपडेट की जा सकती हैं। ठीक है, जो इंस्टाग्राम के प्रेजेंट यूजर्स हैं वो अपने इंस्टाग्राम के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके सीधे सीधे मेटा प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। अब मेटा प्लेटफॉर्म वैसे तो ठीक है, अभी के लिए ओवरऑल ट्विटर के अच्छे ऑप्शन की तरह बताया जा रहा है, लेकिन मेटा में कुछ इश्यूज हैं।
यहां पे डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि थ्रेड पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, हेल्थ, फाइनेंशियल, कॉन्टैक्ट, ब्राउजिंग, सर्च हिस्ट्री, लोकेशन डाटा, परचेजेस एंड सेंसिटिव इन्फो। डाटा प्राइवेसी डिस्क्लोजर में ये बात लिखी हुई है ऐप स्टोर में। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अब थ्रेड जैसे प्लेटफॉर्म पेड है नहीं, ऐड उनमें ज्यादा चलते नहीं है, तो ओवरऑल आपके डाटा को कलेक्ट करके आपकी प्रेफरेंसेस को मॉनिटर करके टारगेटेड एड्स आपको प्लेस किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल इस प्रकार की कंपनीज में डाटा प्राइवेसी कंसर्न तो निकल के आते ही हैं। इन कंपनी से लॉजिक पूछोगे तो वो कंपनी वही लॉजिक देंगी कि भाई देखिए हम फ्री में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ओवरऑल इस प्लेटफॉर्म के रनिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ओवरऑल टारगेटेड एड सर्व करने पड़ते हैं जिससे थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सके, इसलिए डाटा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। आगे चलते हैं। इंडिया विल नीड एटलीस्ट 20 लाख डीप टेक इंजीनियर्स बाई 2030। भाई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब के कृष्णमूर्ति साहब जो कि सीईओ और प्रेसिडेंट है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की, इनका यह बोलना है कि इंडिया में 2030 तक 20 लाख डीप टेक इंजीनियर्स की जरूरत है, एटलीस्ट कम से कम 20 लाख डीप टेक इंजीनियर्स की जरूरत है। देखिए हमारी जो ग्रोथ ऑपरेशन है, मतलब ग्रोथ एस्पिरेशन है सेमीकंडक्टर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इनको पूरा करने के लिए 2030 तक इंडिया के पास कम से कम 2 मिलियन डीप टेक इंजीनियर्स आने चाहिए। तो भैया हमारे सामने जो चैलेंज है वो केवल इन्वेस्टमेंट का चैलेंज नहीं है, लैंड का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्लीन वाटर का, ये सारे चैलेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन चैलेंजेस के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज ये भी है टैलेंट लाने का। ओवरऑल इंडिया का टैलेंट बड़े स्केल पे इंडिया के बाहर चला जाता है, बाहर के लोग इंडिया के अंदर आके काम करेंगे, गारंटी है नहीं, रीजन भी इंडिया में पेमेंट वगैरह कम है। तो ये जो ओवरऑल ज्यादा स्केल के डीप टेक इंजीनियर्स हैं, कम से कम 20 लाख आने चाहिए, और केवल अकेले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स 2030 तक 2 लाख से ज्यादा आने चाहिए। समझ गए? नो डाउट सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो क्वालिटी टैलेंट को एक्वायर करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जिसके पास रियल में स्किल है वो ज्यादा पैसा कमाने की चाह में देश में बाहर निकल जाता है। तो IESA, आप कह लो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री प्लेयर्स, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है ताकि हाई क्वालिटी टैलेंट को यहाँ पे इनकरेज किया जाए, इंडिया के अंदर इन लोगों को रोका जाए ताकि वो इंडिया के अंदर रह के इंडिया की डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डार्क पैटर्न। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, दो नाम यहां पे आ गए। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ज्वाइंट कंसल्टेशन किया है यहां पे स्टेक होल्डर्स के साथ डार्क पैटर्न्स के मेनेस को समझने के लिए। क्या है ये भैया? डार्क पैटर्न्स की गाइडलाइंस को यहां पे समझने की कोशिश की जा रही है और डार्क पैटर्न्स के अगेंस्ट नॉर्म्स डिवाइस करने की बात की जा रही है। हैरी ब्रिगनल नाम के एक यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर हैं यूके में, इन्होंने डार्क पैटर्न नाम के टर्म को डिवाइस किया था 2010 में। क्या है डार्क पैटर्न? ये एक प्रकार की डिसेप्टिव स्ट्रेटजी है जिसको क्लाइंट्स को ट्रिक करने के लिए, क्लाइंट्स को उल्लू बनाने के लिए कोड टर्म्स में बोले इस्तेमाल किया जाता है। तो डार्क पैटर्न एक डिजाइन है, एक ऐसा यूजर इंटरफेस टेक्निक है जिसको इंटेंशनली क्राफ्ट किया गया है टू मैनिपुलेट और डिसीव यूजर्स इनटू मेकिंग सर्टेन चॉइसेस और टेकिंग स्पेसिफिक एक्शंस दैट मे नॉट बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो भाई ओवरऑल यूजर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में डार्क पैटर्न नहीं होता, डिसेप्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यूजर्स की जेब से ज्यादा पैसा निकालने की एक स्ट्रेटजी समझ लो आप इस पर्टिकुलर डार्क पैटर्न को, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लुएंस करता है यूजर के बिहेवियर को। जैसे एक कॉमन डार्क पैटर्न ये स्नीक इनटू द बास्केट टेक्निक। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो अपनी शॉपिंग कार्ट में जो प्रोडक्ट्स आप डाल रहे होते हो उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी मर्जी के बिना आपके शॉपिंग कार्ट में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल जब वो आपके शॉपिंग कार्ट में पहुंच जाएंगे तो कई बार आप पेमेंट कर दोगे ये बिना जाने कि ओवरऑल कुछ प्रोडक्ट्स आपके शॉपिंग कार्ट में पहुंचे, और कई केसेस में आप ओवरऑल प्रोडक्ट आपकी शॉपिंग कार्ट में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार चलो खरीद ही लेते हैं, जबकि इनिशियल इंटेंशन आपको खरीदने का नहीं था। टेक्निकली साउंड बिजनेस प्रैक्टिस क्या बोलती है कि आप जिस इंटेंशन के साथ चीजों को खरीद रहे हो उतनी ही चीजों को खरीदो, लेकिन गलत तरीके से डार्क पैटर्न को इस्तेमाल करके बिना आपकी मर्जी किया, बिना आपके एक्शन लिए आपके शॉपिंग बास्केट में चीजों को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूजर की ऑटोनॉमी को, उसके डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करता है। फिर कई बार हम लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो पॉपअप रिक्वेस्ट आ जाती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगती है। जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना देना चाहें तो आसानी से रिजेक्ट लिंक को हम लोग नहीं ढूंढ पाते। तो कस्टमर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई ओवरऑल ये जो एक्विजिशन है ऑफ देयर पर्सनल डाटा इसको अवॉइड कर पाना। तो कई बार अगर आपको कोई एक वेबसाइट इस्तेमाल करनी है तो वो वेबसाइट बोलती है कि आपके पर्सनल डाटा, आपकी कुकी हम इस्तेमाल करेंगे, और वो आपको ईजी ऑप्शन ही नहीं देती है अपनी कुकीज को अवॉइड करने का। तो इस प्रकार के डार्क पैटर्न्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंज्यूमर का जो राइट है फॉर फुल ट्रांसपेरेंसी और द सर्विसेज दे यूज एंड कंट्रोल ओवर द ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, ये यहां पे वायलेट हो रहा है। देखिए
बिजनेसेस अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं यूजर एक्सपीरियंस को डाउनग्रेड करने के लिए अपने एडवांटेज के लिए। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस क्या है यहाँ पे बिजनेसेस द्वारा इस्तेमाल की गई? क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कार्सिटी वाइल ऑनलाइन शॉपिंग, confirm shaming wherein a customer is criticized for not conforming to a particular belief, the forced action of signing up for a service to access content, advertising one product or service but delivering another often of lower quality known as the bait and switch technique। तो कोई एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया लेकिन डिलीवर कुछ और किया, तो आपको दिखाया एक हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट और जब आपको दिया तो एक गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया। इसको बेट एंड स्विच टेक्निक भी बोलते हैं। समझ के बात को? ओवरऑल आपको भाई फोर्स एक्शन लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस को अगर इस्तेमाल करना तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप किसी वेबसाइट पे जाओ, अगर आपको उस वेबसाइट के कंटेंट को यूज करना तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए फोन मेल वगैरह इस्तेमाल होगा तो आपका डाटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हिडन कॉस्ट छुपे हुए होते हैं बिल में, ठीक है ना। ओवरऑल जब आप फाइनल पेमेंट स्टेज पे पहुंचोगे तब आपको वो हिडन कॉस्ट नजर आएंगे। समझ गए? तो ये इस तरीके के कुछ डिसेप्टिव पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फूड ऑर्डर करने के किसी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो तो शुरू में फूड दिखेगा 200 रुपए का, जब तक पेमेंट करने पहुंचोगे 290 रुपए का हो जाएगा। पता चलेगा डिलीवरी चार्जेस, टैक्सेस सब कुछ वहां पे जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की मैनिपुलेटिव कस्टमर प्रैक्टिसेस को रोकना है। ये एक्चुअली में प्रोहिबिटेड है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बट यूज किए जा रहे हैं। डार्क पैटर्न्स एक्चुअली में इलीगल है। देखिए वैसे डार्क पैटर्न एक प्रकार की बिजनेस स्ट्रेटजी है। बिजनेस स्ट्रेटजी में एथिकलिटी के हिसाब से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली लोगों को नजर आनी चाहिए। लेकिन लीगैलिटी ऑफ डार्क पैटर्न अपने आप में कॉम्प्लेक्स मैटर है, क्योंकि यहां पे मैनिपुलेशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंट के बीच में सेग्रीगेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। फ्रॉडुलेंट इंटेंट क्या है कि आप गलत तरीके से यूजर को ट्रिक करना चाहते हो पर्टिकुलर सर्विस को खरीदने में, लेकिन इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव करते समय ये जो पर्टिकुलर कंपनीज है वो दिखा देंगी भाई ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल फूड शेयरिंग ऐप बोल देगा कि सर डिलीवरी चार्जेस तो लेंगे ही ना। अब हमने जब फूड के दाम दिखाए तो डिलीवरी चार्जेस नहीं दिखाए तो क्योंकि वो सिर्फ फूड के दाम है, लेकिन कहीं ना कहीं यूजर तो परेशान हुआ ना। उसको 200 रुपए का खाना 290 रुपए का मिला तो उसको लगेगा कि यार एकदम से कैसे बढ़ गया। 2022 में गूगल और फेसबुक को कुछ रेपरकशंस झेलने पड़े थे इस प्रकार के डार्क पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन और फ्रेंच रेगुलेशंस के अंदर। ज्यादातर जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं वो अपने खुद के रूल नियम कानून बना रही हैं इस प्रकार के डार्क पैटर्न से लड़ने के लिए। जैसे कि यूके बिजनेसेस को एक चिट्ठी लिखी गई कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी सीएमए यूके के द्वारा, जिसमें बहुत सारी प्रेशर सेलिंग टेक्निक्स को पॉइंट आउट किया गया जो कि सीएमए बिलीव करता है वायलेट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस को और जिसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारे जो डार्क पैटर्न्स वाली प्रैक्टिसेस हैं इनको यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की गाइडलाइंस के द्वारा भी एड्रेस किया जाता है। लास्ट टाइम ये गाइडलाइंस 2012 में इशू की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस प्रकार से गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं डार्क पैटर्न्स को अवॉइड करने के लिए एज पर जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, इसके रिस्पेक्ट में यूरोपियन यूनियन में अक्सर कर सर्कुलर्स आते रहते हैं। तो भाई ऑनलाइन इंडियन मार्केट में भी भाई डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि ऐसे टैक्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाए। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो समय समय पे कंज्यूमर्स जो रिव्यू देते हैं, जो कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसके ऊपर प्रोएक्टिव एक्शन लेना ताकि ओवरऑल कंज्यूमर राइट्स को बचाया जा सके एज स्टेटेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हम दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीएमए यूके ने जो किया, जनरल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है, उसी प्रकार से इंडिया के अंदर भी इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को पहले आइडेंटिफाई करना और उसके अगेंस्ट पुख्ता एक्शन लेना, ये दोनों ही यहाँ पे जरूरी है। फिर अगला, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ हाई सीज ट्रीटी, आज का आखिरी आर्टिकल है। 19 जून को यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन BBNJ ट्रीटी, जिसको आप हाई सीज ट्रीटी बोलते हो। वैसे मैं बता दूं इस पर्टिकुलर ट्रीटी को मैं पहले के करंट अफेयर्स में और अपने मेंटरशिप कोर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये तीसरा एग्रीमेंट है जो कोई यूनक्लोज के अंदर अप्रूव किया गया है। 1994 में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाई गई थी यूनक्लोज के अंदर। 1995 में फिश स्टॉक एग्रीमेंट्स बनाया गया था। तो यहां पे मरीन इन्वायरमेंट की बात अगर की जाए, देखिए मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये आइडिया आज की डेट में कोई नया आइडिया नहीं है। 2002 में इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई थी। 2008 तक इस बात को आइडेंटिफाई किया गया था कि देयर इज अ नीड फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट, ओके, जिसके चलते UNGA रेजोल्यूशंस आए 2015 में ताकि एक प्रिपरेटरी कमेटी बनाई जाए इस ट्रीटी को डिवाइस करने के लिए। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, 5 प्रोलॉन्ग्ड IGC इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस की निगोशिएशन हुए और फाइनली 2023 में यह हाई सी ट्रीटी को यहां पे अडॉप्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी का? टू प्रोटेक्ट लाइफ इन ओशंस बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है इट्स एम्स टू एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज
such as increasing sea surface temperatures, over-exploitation of marine biodiversity, overfishing, coastal pollution, unsustainable practices beyond national jurisdiction. तो national jurisdiction के beyond इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ये इस हाई सीज ट्रीटी का काम है। ठीक है, जो पहला स्टेप है इस पर्टिकुलर हाई सीज ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज टू प्रोटेक्ट ओशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू अ 3/4 मेजॉरिटी वोट। ठीक है ना, तो बेसिकली यहां पे ये बोला जा रहा है कि 3/4 मेजॉरिटी वोट से ही आप किसी पर्टिकुलर एक्शन को जो कि ओवरऑल हाई सीज में कुछ नुकसान पहुंचा रहा है उसको अलाउ कर सकते हो। रीजन क्या है कि कुछ एक या दो पार्टन किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को ब्लॉक ना कर दें, ये यहां पे मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जो चाइना जैसी कंट्रीज हैं वो अपने हिसाब से सारा काम करती हैं, तो ओवरऑल उनकी एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज यहां पे डिस्करेज हो पाए, ये भी यहां पे कोशिश करने की मतलब की जा रही है। हाई सीज ट्रीटी के अंदर नियम कानून बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। हाई सीज ट्रीटी में मेरीन स्पेशीज के फायदे हैं, आप कह लो पूरी की पूरी ओशन डाइवर्सिटी का फायदा है, तो इन सब फायदों को दुनिया भर की कंट्रीज लेना चाहती हैं। खासकर वो कंट्रीज तो सबसे ज्यादा लेना चाहती हैं जो कि एडवांटेजेस पोजीशंस में, जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि यूएस हो गया, इंडिया भी कहीं ना कहीं एडवांटेजेस पोजीशन में। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी से होगा क्या? ट्रांसपेरेंसी आएगी, कॉपरेशन आएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, मरीन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी बनाई जाएगी जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में। ये बॉडी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगी, गाइडलाइंस क्रिएट करेगी असेसमेंट प्रोसीजर्स के, कंट्रीज की मदद करेगी लेस कैपेसिटी वाली कंट्रीज की, ताकि वो अपना खुद का असेसमेंट कर सकें, ओवरऑल इस हाई सीज ट्रीटी से बेनिफिट उठा सकें, वगैरह वगैरह। खास बात दोस्तों ये है कि जब इस मरीन इन्वायरमेंट के आइडिया को प्रोटेक्ट करने की बात 2002 में की गई, तब से मैटर शुरू हुआ। 2015 में अगर आप देखो तो यूएनजीए रेजोल्यूशन आया, तो 2023 8 साल कैसे लग गए इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन करने में? तो भैया सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस ट्रीटी का वो था मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज वाज द मोस्ट कंटेंडेड एलिमेंट। जो पार्टीज हैं इस ट्रीटी के अंदर, दे मस्ट शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड टेक्निकल साइंटिफिक एंड एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स टू इंश्योर ओपन एक्सेस टू नॉलेज। तो भैया अगर यहां पे आप देखो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से लेके यहां पे कुछ प्रोविजंस एग्जिस्टेंट नहीं है। अगर आप जेनेटिक रिसोर्सेज इशू की बात करो तो जेनेटिक रिसोर्सेज इशू की शेयरिंग को लेके कुछ कंट्रीज के बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुए, तो दो सेकंड कंसल्टेशन थे इंटर गवर्नमेंटल के, उसमें जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया आइडिया ऑफ हैविंग अ लाइसेंसिंग स्कीम फॉर मॉनिटरिंग, बट वाज अपोज्ड बाय द लाइक्स ऑफ यूएस। तो भैया ओवरऑल जो ओशन मरीन सिस्टम्स के बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग है उसमें लाइसेंसिंग स्कीम की बात की गई, जिसको स्मॉल आइलैंड कंट्रीज ने सपोर्ट किया, यूएस रशिया ने अपोज किया। समझिए बात को, लाइसेंसिंग का मतलब क्या हो गया? मरीन बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करना, और मरीन बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करने के बाद अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मिलनी है तो उस नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा लेना, उसका लाइसेंस अपने नाम पे ले लेना। तो यूएस, जापान, चाइना जैसी कंट्रीज क्या है, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, उनके पास अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी आ रखी है। तो भैया ओवरऑल समुंदर में बायोडाइवर्सिटी रिसर्च करके किसी टेक्नोलॉजी को इजाद करके, बेनिफिट को इजाद करके उसको अपने लाइन पे पेटेंट करा लेना, इस चीज में यूएस, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज बहुत आगे हैं, और स्मॉल जो डेवलपिंग आइलैंड स्टेट्स हैं वो बहुत पीछे। तो स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड स्टेट्स चाहते हैं कि इस प्रकार की लाइसेंसिंग को जल्दी ना किया जाए ताकि इक्विटेबल बेनिफिट्स हो, और यूएस, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज चाहेंगे कि नहीं भाई तुरंत लाइसेंस कर दो, क्योंकि उनको सीधा सीधा बेनिफिट है। फिर ओवरऑल इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर कुछ फ्रेजेस को लेके, जैसे प्रमोट, इंश्योर, इस प्रकार के फ्रेजेस को लेके भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पे बात की जा रही है। फिर ओवरऑल जो कोस्टल स्टेट्स हैं, उन कोस्टल स्टेट्स के एडजेसेंट जो पानी आ रहा है उसकी ओनरशिप को लेके भी यहां पे बातचीत हुई। जो लैंड लॉक स्टेट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, केवल जो कोस्टल स्टेट्स हैं वही यहां पे ना फायदे में रहें। तो ये सब बातें ओवरऑल बोली जा रही हैं। सोवरेन राइट्स ओवर सी बेड एंड सबसॉइल इन जुरिडिक्शन बियॉन्ड, इसको लेके भी यहाँ पे काफी बहस हुई। तो देखिए हाई सीज ट्रीटी ये जो साइन हुई है यहाँ पे, जिस हाई सीज ट्रीटी के अंदर मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मरीन बायोडाइवर्सिटी के आप कह लो जस्टिफाइड और सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज अपोज कर रही हैं। क्योंकि इन डेवलप्ड कंट्रीज का ये बोलना है कि इनके यहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि ओशनिक और मरीन रिसर्च में बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, और अगर ये ओशनिक और मरीन रिसर्च में ये प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुल हो जाती हैं तो इसका फायदा उन प्राइवेट कंपनीज के पास जाएगा, और जिस कंट्रीज में प्राइवेट कंपनी बेस्ड है उनके पास जाएगा। प्राइवेट कंपनीज का बोलना है कि भाई हम बहुत अमाउंट ऑफ पैसा ओशनिक रिसर्च में
खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसको हम इजाद कर रहे हैं, उसने रिसर्च करके उसको हम कॉमर्शलाइज करके पैसा ग्राउंड लेवल पे कमाएंगे ही। अब आपकी ये जो ICSTT है, BBNJ है, ये हमारे इस नए इनोवेशन से जो कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज उसको लिमिट कर देगा, हम ये नहीं मान सकते। तो अभी भी ICSTT को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, बट फाइनली इसको अडॉप्ट जरूर कर लिया गया है। इसके बारे में आगे हम और बातचीत करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर में मजा आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार मेंटरशिप कोर्स रेफर कर सकते हैं दोस्तों, काफी मेहनत से बनाया गया है।